हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और ये जो सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये क्लास 12 पॉलिटिकल का, ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है, सत्ता के समकालीन केंद्र, ठीक है, या विकल्पित केंद्र भी कह सकते हो, क्योंकि पुरानी बुक में और नई बुक में अंतर आ गया है। नई बुक में क्या है कि कुछ चैप्टर रह गए और पुरानी बुक में क्या कट गए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन चलो करते हैं हम। इसको हमें डेट के अनुसार लगना है, ठीक है, तिथि के अनुसार, इनको क्रम के अनुसार करना है। तो पहला आएगा आएगा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना। दूसरा आएगा आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना। तीसरा आएगा यूरोपीय संघ की स्थापना। चौथा आएगा विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आसियान शैली क्या होती है। ठीक है, तो इनमें हमें बताना है। तो इसका आंसर है खा, आसियान सदस्यों के औपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी। खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई थी, तो ए इसका आंसर हो गया। ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। 1992 में भारत और चीन के बीच, ठीक है, क्या हुआ था। ठीक है, 1962 में भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से और लद्दाख के अक्साई चीन, ठीक है, क्षेत्र को लेकर सीमावर्ती लड़ाई हुई थी। दूसरे में देखेंगे, आसियान क्षेत्रों के मंच के कामों में आर्थिक विकास को तेज करना और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास लाना था। ठीक है, थर्ड में देखते हैं, चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया। ठीक है, अगला देखते हैं, मार्शल योजना के प्रभाव से 1948 यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। और अगला देखते हैं, आसियान सुरक्षा समुदाय आसियान का एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा के मामले देखता है। ठीक है, तो आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्लियर हो गया। अगला है, क्षेत्रीय संगठन को उनके क्रम के अनुसार लगाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या आएगा क्षेत्रीय संगठन में। पहला आएगा क्षेत्रीय देशों के लोगों का कल्याण और जीवन गुणवत्ता लाना। दूसरा है क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रवृत्ति एवं सांस्कृतिक विकास लाना। तीसरा देखोगे तो सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। चौथा है अन्य देशों के साथ सहयोग स्थापित करना। पांचवा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ावा देना। छठा है एक दूसरे की समस्याओं के आपसी विश्वास और समझ से कार्य करना। और सातवां क्या है, अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कार्य करना। ठीक है, और छठा क्वेश्चन है, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पे क्या असर पड़ा है। तो आप बताओगे भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठन के गठन पर सकारात्मक असर पड़ा है। भौगोलिक जो निकटता के कारण इस क्षेत्र की देशों की कई समस्याएं जैसे कि धर्म, रीति रिवाज तथा भाषा समान रहती है। इसके कारण एक क्षेत्रीय संगठन के निर्माण में मदद मिलती है। क्षेत्रीय संगठन से संबंधित देशों में परस्पर सहयोग एवं संगठन की भावना उत्पन्न होती है। क्षेत्रीय संगठनों के कारण संबंधित देशों में शत्रुता एवं युद्ध की भावना न होकर बंधुत्व एवं शांति की भावना पैदा होती है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल आता है ये। आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है। तो आप नंबर 1 पे लिखोगे, आसियान विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। ठीक है, और इसके कई सारे क्या कार्य हैं, जैसे कि आर्थिक एकीकरण करना, व्यापार को बढ़ावा देना, सहयोग को बढ़ावा देना। और आसियान विजन 2020 तक आसियान सुरक्षा को बढ़ावा देगा, आर्थिक विकास, सामाजिक और संस्कृति को बढ़ावा देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ और उसके उद्देश्यों के बारे में बताना है। तो पहले आप नंबर 1 पे लिखोगे, आसियान सुरक्षा समुदाय। यह समुदाय आसियान देशों के बीच टकराव को दूर करता है। दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय आसियान देशों का बाजार है, साझा बाजार है, ताकि मिलकर ही व्यापार करते हैं। और आसियान सामाजिक के अंदर बताओगे कि यह समुदाय आसियान देशों के बीच सामाजिक एवं आर्थिक संस्कृति को बढ़ावा देता है। नौवां क्वेश्चन है, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था किस प्रकार से अलग है। आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से अलग है क्योंकि चीनी अर्थव्यवस्था की नीति विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर को प्राप्त होती है। चीन ने वर्तमान समय में बाजारों को अपने खोल रखा है। चीन ने शॉक थेरेपी की व्यवस्था को क्या बाजार मुक्त कर लिया। ठीक है, चीन ने 1982 में कृषि एवं उद्योग को बढ़ावा दिया, उसका निजीकरण कर दिया। ठीक है, कई सारे क्षेत्र इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन ने क्या खुलेपन की नीति अपनाई, चीन ने एफडीआई अपनाया। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, किस तरह यूरोपीय देशों ने युद्ध के
बाद की अपनी परेशानी झेली, संक्षेप में हमें बताना है, ठीक है। यूरोपीय देशों ने दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात आपसी बातचीत और सहयोग द्वारा विश्वास को कायम करा, ठीक है, और अपनी परेशानी को दूर करी। उन्होंने अपने विकास के लिए 1948 में मार्शल योजना के तहत कार्य करा और एक संगठन बनाया जिसको यूरोपीय संघ कहा गया। इन्होंने अपनी करेंसी बनाई जिसका नाम यूरो है, ठीक है। राजनीतिक सहयोग के लिए यूरोपीय देशों ने 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना करी और 1957 में इन देशों ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी कि EEC की स्थापना करी। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ को एक प्रभावी संगठन क्षेत्रीय संगठन बनाती है, कैसे? नंबर 1 पे लिखोगे आप, यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। दूसरा, यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, अपना राष्ट्रीय गान है, इनकी अपनी करेंसी है। तीसरा लिखोगे आप, यूरोपीय संघ का विश्व राजनीति पर आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक और सैन्य प्रभाव पड़ता है। चौथे में लिखोगे आप, यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 5 में लिखोगे, यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, ठीक है, और ये संगठन काफ़ी क्या है, प्रभावशाली है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्था में मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकने की क्षमता है, क्या आप इस बात से सहमत है? तो आप लिखोगे, भारत तथा चीन विश्व की उभरती हुई दो क्या है, आर्थिक व्यवस्था है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दोनों देश प्रभावित करते हैं, इसलिए समय समय पर यह कहा जाता है कि भारत और चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में है। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है जिसके पास वीटो की शक्ति है और वह परमाणु संपन्न देश भी है। चीन के पास विश्व की सबसे बड़ी सेना है, उसके साथ चीन बड़ी तेजी से अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है। यहाँ तक भारत का प्रश्न है तो कुछ लोगों का मानना है कि भारत भी क्या एक महाशक्ति बन सकता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में संचार, तकनीकी, विज्ञान के क्षेत्रों में काफ़ी तरक्की करी है और आप हाल ही के वर्षों में देखें तो भारत ने क्या है 5G में उछाल लगाई और भारत 6G की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत एक शक्तिशाली देश है। भारत के पास विश्व की सबसे शक्तिशाली क्या है, सेना है। भारत विश्व में क्या है, एक जिम्मेदार देश है और भारत क्या है के पास परमाणु शक्ति भी है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका को देखते हुए भारत के साथ असैनिक परमाणु समझौता किया है। तो यह कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत और चीन दोनों मिलकर एक पक्षीय विश्व को चुनौती दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुल्कों की शांति और समृद्धि के लिए क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को मजबूत करना कहाँ तक उपयोगी है? तो आप बताओगे कि दोनों को मजबूत करना आवश्यक है, ठीक है। लोगों के विकास के लिए पूरे विश्व में क्या है, शांति रहनी चाहिए, पूरे विश्व में भाईचारा रहना चाहिए। यदि विश्व के अंदर शांति होगी तभी तो विश्व बढ़ेगा, ठीक है, आगे बढ़ेगा। तो ये विश्व के अंदर शांति होना अति आवश्यक है, ठीक है। जैसे हम शार्क देशों में देखते हैं वहाँ पर क्या है, वो मिलकर क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच विवादों के बारे में बताना है, ठीक है। भारत और चीन दोनों क्या पड़ोसी देश है, दोनों के बीच में काफ़ी विवाद है। पहला विवाद है सीमा विवाद। भारत चीन के बीच सबसे जो तनावपूर्ण मुद्दा है वह है सीमा विवाद। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत ने बहुत मतलब बहादुरी से लड़े, ठीक है। उस समय चीन ने बहुत से भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अगला आता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा वह रेखा जो भारत और चीन के बीच एक सीमा निर्धारित करती है। तो आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, वो है मैकमोहन रेखा। यह रेखा 1914 में भारत, चीन तथा तिब्बत के प्रतिनिधित्व के एक सम्मेलन द्वारा निश्चित करी गई थी। 1956 तक चीन ने मैकमोहन रेखा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, किंतु 1956 के बाद चीन ने इस सीमा रेखा संबंधी अपनी आपत्ति को प्रकट करना आरंभ कर दिया, ठीक है। तीसरा है चीन का पाकिस्तान को हथियार की आपूर्ति। चीन ने सदैव पाकिस्तान को हथियार की आपूर्ति करी है और पाकिस्तान हमेशा क्या करता है, चीन के विरुद्ध कार्य करता रहता है। अगला है भारत द्वारा दलाई लामा को समर्थन देना। भारत की सदैव इस बात पर मतलब भारत हमेशा इस बात के लिए रहता है कि भारत चाहता है कि शांति स्थापित हो, परंतु चीन ये चाहता है कि शांति स्थापित ना हो। चीन को सदैव इस बात पर आपत्ति रही कि भारत दलाई लामा को समर्थन करता है। भारत और चीन के सहयोग के लिए दोनों को विवादों को क्या करना है, सुलझाना चाहिए। चीन को मैकमोहन रेखा का सम्मान करना चाहिए, चीन को पाकिस्तान को समर्थन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको लिखना है, ऐसे बना बना के लिखना है, ठीक है। कोई रटो मत, बस क्वेश्चनों को आपको क्या लिखना है, बना बना के लिखना है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया और इसके अंदर हमने सारे NCERT बेस्ड क्वेश्चन देखे हैं। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से क्वेश्चन को उतार सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। बाय बाय।